इनकम टैक्स में जब हम आय की गणना करते हैं तो सकल कुल आय ज्ञात करने में चौथा जो हमारा सबसे मेन हेड है, हमारे 5 मुख्य हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा जो हेड है वो है अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके बाद एक हेड है अपना और आता है इसमें कि वो कोई भी इनकम जो इन 4 हेड में नहीं आएगी उसको हमें शामिल करते हैं 5वें हेड में, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये चौथा मेन हेड है अपना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय। इस वीडियो श्रृंखला में हम देखेंगे इस चौथे हेड में किस प्रकार की इनकम को शामिल किया जाता है, कितनी राशि उसमें कर मुक्त होती है, कौन सी कर योग्य होगी, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा, कौन सी इनकम है जो इस हेड में शामिल की जाएगी, कौन सी ऐसी जो इस हेड से कि जैसी लगती हुई होगी लेकिन इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो उन नियमों को हम यहाँ डिटेल्स में देखेंगे। पहला जो वीडियो है वो मैंने लिया इंट्रोडक्शन का, जिसमें सिर्फ मैं आपको मेन बातें बताऊँगी किन किन। जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन मतलब किसी भी पूंजी संपत्ति को बेचने से यदि आपको कोई लाभ अथवा हानि हो रही है तो उसे हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में शामिल करेंगे। तो यहाँ 2 मेन चीज़ें आपकी, पूंजी संपत्ति हो और उसका हस्तांतरण किया हो। पूंजी संपत्ति और हस्तांतरण, इन 2 घटनाओं के घटने पर जो प्रोडक्ट आपका डेवलप होगा, जो क्रिएट होगा, वो लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों इसी शीर्षक में शामिल की जाएगी। तो हमें इस फर्स्ट वीडियो में बता रही हूँ मैं आपको कि पूंजी संपत्ति में क्या क्या शामिल होगा, क्या नहीं होता है, हस्तांतरण में क्या शामिल होगा, क्या नहीं होगा। इनकम प्रॉफिट निकालने के लिए चूँकि हमें विक्रय मूल्य, सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट 2 की जानकारी चाहिए, तो सेल्स कंसिडरेशन को कैसे निकालेंगे, कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाएगी, कौन कौन से नियम उन पर प्रभावित होंगे, इसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर शामिल करके दिखा रही हूँ। इसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाले हुए हैं, इसका लिंक आप उसमें से देख सकते हो। वैसे मैं हर पन्ने का इस वीडियो को समझाते समय हैंड रिटन नोट्स के पन्ने भी यूज़ कर रही हूँ। बेटर रहेगा अपने नोट्स को या तो जो मैं लिंक शेयर करूँ उसमें से पढ़ लें, या उससे बेटर है कि आपका जो इनकम टैक्स की लेटेस्ट बुक है, क्योंकि ये नोट्स तो आपके पिछले ईयर्स के यानी आपके 22-23 असेसमेंट ईयर के हैं, तो बेटर रहेगा कि आप उसमें बुक से आप देख लें कि जो आपकी पूंजी कैपिटल गेन की स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन वाले पेज हैं उसमें लगभग आपके 16-17 पेज तक आपको इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है। तो या तो आप बुक से ढंग से देख लें या मेरे नोट्स को देख लें। जब वो पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। यदि आपको ये नोट्स क्लियर नहीं है, मतलब आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी तो संपत्ति को हम पूंजी संपत्ति मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, किसे शामिल करना है, कौन सा हमारा कर मुक्त है, हस्तांतरण क्या घटना घटने पे होगा, क्या घटना घटने पे नहीं होगा, यदि पॉइंट्स हमें क्लियर नहीं है तो हमें क्वेश्चन करने में बार बार दिक्कत आएगी। तो यदि आपको इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट यानी बेसिक स्टार्टिंग के आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो इस चैप्टर को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 1 या 2 दिन कम से कम इन टॉपिक्स को समझने में लगाएं। मैंने ब्रीफ में यहाँ पे जो नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। सबसे पहले तो पूंजी लाभ होते हैं। मैं आपको समझाया था कि पूंजी लाभ मतलब किसी भी पूंजी संपत्ति कैपिटल असेट्स को हस्तांतरण करने पर कोई भी आपको हानि या लाभ होता है वो आपको इस शीर्षक में शामिल करना है। नॉर्मल कोर्स में संपत्ति को आपने बेचा है, उसके अलावा बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होता है वो भी हमारा इसी शीर्षक में शामिल होगा। किसी कंपनी के समापन पे प्राप्त राशि आई है वो भी आएगी, या अंशों को क्रय करने पर जो प्राप्त राशि, वो सब इसमें आपको शामिल करनी है। इस तरह की इनकम भी इसमें शामिल की जाती है। अब देखिए तो यहाँ पे इस हेड की इनकम के लिए कौन कौन सी घटनाओं का आना जरूरी है। तो यहाँ पे 3 घटनाएं हैं। पहला, पूंजी संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, उस संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, और यह हस्तांतरण गत वर्ष यानी आपका जो प्रीवियस ईयर है यहाँ पर, वो प्रीवियस ईयर यहाँ पर अपना 22-23 है, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में आपकी ये घटना घटनी चाहिए। 3 पॉइंट अपने होंगे। प्रीवियस ईयर यानी 22-23 के अंदर आपका हस्तांतरण हुआ हो और वो एक पूंजी संपत्ति हो तो हम कैपिटल गेन की गणना करेंगे। अब पूंजी संपत्ति से क्या मतलब है, तो कोई भी संपत्ति जिसका नेचर कैपिटल है यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, तो वो संपत्ति पर्सनल हो, चाहे वो संपत्ति आपकी पर्सनल है, करंट है, फिक्स्ड है, कोई बॉन्ड्स आपने परचेज किए हैं, किसी भी फॉर्म में हो, ये सब आपकी पूंजी संपत्ति मानी जाती है। अभी हम देखेंगे पूंजी संपत्ति किसको नहीं मानेंगे, क्योंकि नॉर्मल कौन सा संपत्ति पूंजी संपत्ति है, तो कौन सी संपत्ति है जिसको हमको शामिल नहीं करना है, यानी जिसको बेचने पर या हस्तांतरण पे आपको लाभ हानि की गणना नहीं करनी है। उसमें पहला है आपका व्यापारिक स्टॉक।
व्यापारिक स्टॉक संपत्ति होते हुए भी चूँकि बिजनेस के एक्टिविटी में काम आता है, डे टू डे की एक्टिविटी में, तो ये इसकी जो भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में शामिल करेंगे, इसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। निजी प्रयोग की जो चल संपत्तियाँ हैं, ऐसी संपत्तियाँ जो करंट नेचर की हैं और पर्सनल यूज़ की हैं, जैसे कपड़े हुए, बर्तन है, हमारे घरेलू उपकरण है, फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, इस तरह के जो भी आइटम्स हैं इनको भी हम पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं। इनके हस्तांतरण से भी जो लाभ हानि होगी उसे इस शीर्षक में कर योग्य नहीं करना है। लेकिन ये जो कपड़े हैं, बर्तन है या उपकरण है, इसमें कोई प्रीशियस चीज़ें हैं, कोई कीमती धातु है, यानी जैसे पर्सनल यूज़ के जेवर हैं आपके, तो ये चूँकि सोने, चांदी, प्लेटिनम, डायमंड, कोई भी आपके प्रीशियस धातु के या प्रीशियस स्टोन के हैं, ऐसे आपके कोई प्रीशियस मेटल के बर्तन है या कपड़ों में कोई प्रीशियस स्टोन लगे हुए हैं आपके, ऐसी यदि है तो फिर इन्हें हम संपत्ति, पूंजी संपत्ति मानेंगे और इनके बेचने से जो भी लाभ हानि होगी इसे शीर्षक में शामिल करेंगे। यानी नॉर्मल कोर्स में जो कपड़े, बर्तन, उपकरण हैं वो कर मुक्त हैं, यहाँ शामिल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके कपड़े, बर्तन या उपकरणों में कोई सोना, चांदी, प्लेटिनम, डायमंड या कोई भी प्रीशियस स्टोन जो महंगा कीमती पत्थर होता है उसको यदि आपने यूज़ किया हुआ है तो फिर वो हमारी पूंजी संपत्ति है, उस पर हमें आय की गणना करनी है। इसी तरीके से कोई प्राचीन संग्रह की कोई वस्तुएं हैं आपकी, कोई एंटिक आइटम है जो बहुत महंगा बिकता है, कोई एंटिक पेंटिंग है, कोई भी कलाकृति है, तो उसको भी हम पूंजी संपत्ति मानेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है जो पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं होगी वो है भारत के ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि। कोई भी कृषि भूमि जो भारत में गाँव में स्थित है उसके हस्तांतरण पे भी हमको लाभ की गणना नहीं करनी है। पहचानेंगे कैसे कौन सी कृषि भूमि गाँव की है? तो ऐसी कृषि भूमि जो 10,000 या अधिक आबादी वाले नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आती है। 10,000 तक की आबादी का जो नगर क्षेत्र है उसकी बाहर की कोई ज़मीन है वो ग्रामीण ज़मीन कहलाएगी। नगर पालिका या कंटेनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो, जहाँ की जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में हो, अथवा नगर पालिका बोर्ड की स्थानीय सीमा 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। यानी इन जगहों को छोड़ के बाकी कोई भी जगह जो होगी वो हमारी कृषि भूमि ग्रामीण कहलाएगी, इसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड्स 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स हैं, 7% गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आपके को नेशनल डिफेंस बॉन्ड है, स्पेशल बियरन बॉन्ड है, 1999 बॉन्ड है, किसी तरह के यदि बॉन्ड है तो ये पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, यानी इन्हें भी हम पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं, तो इनका लाभ भी जो होगा हमारा कर योग्य नहीं होगा। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यानी ये वो जो संपत्तियाँ हैं जिनके हस्तांतरण से आपको लाभ हानि प्रश्न में दे रखी हो तो आपको सॉल्व नहीं करनी है, वो आपकी पूंजी संपत्ति नहीं है। तो इनके सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। संपत्तियां जिन्हें पूंजी की संपत्ति माना गया, अब ये तो हो गया जिनको नहीं माना है। किस किस को मानेंगे? ये वो संपत्तियां हैं जिनको अपन पूंजी संपत्ति मानेंगे। इन संपत्तियों को यदि हस्तांतरण करते हैं तो आपको लाभ हानि की गणना करनी है। इन संपत्ति को हस्तांतरण करते हैं तो आपको लाभ हानि की गणना नहीं करनी, मतलब यहाँ पे आपको कोई गणना नहीं करनी है, लेकिन इसमें आपको लाभ हानि की गणना करनी है। कौन कौन सा? शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि, कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई भी भूमि किसी भी प्रकार की हो, कोई भवन है, व्यापारिक उपयोग की समस्त स्थायी संपत्तियां, जो स्टॉक है वो शामिल नहीं होगा, लेकिन स्थायी संपत्तियां आपकी चल पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। कोई भी बहुमूल्य धातु है, कोई बहुमूल्य पत्थर है, अदृश्य संपत्तियां हैं, ख्याति है, अंश क्रय करने का अधिकार है, मार्गों का परमिट, किराए का अधिकार, किसी भी तरीके का कोई आपका अदृश्य संपत्ति है वो भी आपकी पूंजी की संपत्ति मानी जाएगी। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, जैसे ऊपर बताया था मैंने आपको, ये भी आपकी पूंजीगत संपत्ति मानी जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि व्यापार की जो खाती है वो पूंजीगत संपत्ति है, उसको अपन बेच के पैसा ले सकते हैं, लेकिन जो पेशे की ख्याति है यानी प्रोफेशनल पर्सन की जो ख्याति होती है, जो कि उसको बेचना पॉसिबल नहीं है, वो संपत्ति नहीं मानी जाएगी। कैसे? यदि आपकी किसी प्राइम लोकेशन पर दुकान है तो उस दुकान की उस लोकेशन की वजह से ख्याति है, तो जब आप बेचोगे तो आप एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर सकते हो उस व्यक्ति से कि भी प्राइम लोकेशन की दुकान है मेरी, यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, कस्टमर आराम से आते हैं, तो आपको माल आराम से बिक जाएगा। तो चूँकि एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिल रही है तो आप दुकान की एक्चुअल कॉस्ट से भी ज़्यादा पैसा ख्याति के रूप से मांग सकते हैं। लेकिन कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है या कोई बहुत अच्छा लॉयर है, वो यदि कहता है कि मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ मेडिकल प्रोफेशन की, पर मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो वो दुकान तो बेच सकता है लेकिन पेशेंट्स नहीं बेच सकता वो, क्योंकि वो डॉक्टर जहाँ भी जाके बैठेगा पेशेंट उसी के पास दिखाने जाएंगे। तो पेशेंट व्यक्ति अपनी ख्याति को बेच नहीं सकता, इसलिए इसको हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे।
उपरोक्त में से किसी भी संपत्ति करदाता व्यापार करता है, मतलब ये जो संपत्ति दिखा रखी है, बहुमूल्य धातुएं हैं, बहुमूल्य पत्थर है, स्थायी संपत्ति कोई भी है, यदि वो उसका व्यापार करता है तो फिर वो संपत्ति क्या हो जाएगी, अपने लिए व्यापारिक स्टॉक हो जाएगी। इस स्थिति में फिर उसको हम पूंजी संपत्ति नहीं मानेंगे। जैसे सोना चांदी है हमारा, तो सोना चांदी हमारी कीमती धातु है, पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति सोने चांदी को ही बेचने का खरीदने का व्यापार करता है, तो फिर सोना चांदी हमारे लिए व्यापारिक स्टॉक है, तो फिर उसको बेचने से होने वाली इनकम बिजनेस इनकम कहलाएगी, पूंजीगत इनकम नहीं कहलाएगी। तो ये तो पॉइंट हो गए अपने, कौन सी पूंजी संपत्ति है और कौन सी पूंजी संपत्ति नहीं है। अगला पॉइंट देखिए हम, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब किन स्थितियों में तो हमें हस्तांतरण मानना है। हस्तांतरण मानेंगे तो लाभ की गणना करनी है, हस्तांतरण नहीं मानेंगे तो लाभ की गणना नहीं करनी है। कौन कौन से हैं? नॉर्मल कोर्स में संपत्ति को आपने विक्रय कर दिया है, आपने किसी चीज़ को बदले में एक्सचेंज कर लिया, या फिर आपने उसका त्याग कर दिया। त्याग मतलब जैसे आपकी ज़मीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है तो आपको ज़बरदस्ती त्याग करना पड़ गया, या आपने किसी चीज़ के बदले में कोई संपत्ति एक्सचेंज ले ली है, या आपने संपत्ति को बेच दिया। तो तीनों घटनाएं हस्तांतरण है, इसमें आपको लाभ की गणना करनी है। किसी फॉर्म में यदि आपके अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो वो भी आपका हस्तांतरण माना जाएगा। अनिवार्य अधिग्रहण भी आपका हस्तांतरण है। आपकी किसी पूंजी संपत्ति है, जो अभी तो पूंजी संपत्ति है पर आप उसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपने अपनी पूंजी संपत्ति को व्यापार के स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी आपका हस्तांतरण माना जाएगा। हस्तांतरण के अनुबंध के आंशिक क्रियान्वयन में कोई संपत्ति आपने ट्रांसफ़र करी है, बीमित संपत्ति नष्ट हुई है, फर्म का वितरण हो गया है, कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की है, ये सब वो स्थितियाँ हैं, मैंने नोट्स में आपको दे रखी हैं, इसको आप पढ़ के देख लेना। ये सब जो घटनाएँ हैं ये हस्तांतरण मानी जाएगी। जब भी ये घटनाएँ घटेंगी तब आपको आय की गणना करनी है। तो ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ के इसको भी ढंग से एक बार याद कर लेना। अब कौन से व्यवहार ऐसे हैं जो हस्तांतरण नहीं माने जाएंगे, मतलब ये घटनाएं घटेंगी तब तो हमको लाभ की गणना करनी है, और ये घटनाएं यदि घटती हैं तो फिर हमको लाभ की गणना नहीं करनी है। कौन कौन सी घटनाएं हैं? पहला है HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसको हम हस्तांतरण नहीं मानेंगे, तो आपको लाभ हानि की गणना नहीं करनी है। कोई संपत्ति उपहार में, वसीयत में या किसी ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफ़र की गई है तो वो भी आपका हस्तांतरण नहीं होगी, उसको भी हम यहाँ पे आय की गणना नहीं करेंगे। ऐसी सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी को या सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करती है तो वो भी हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। ऐसे एकीकरण भी है। राष्ट्रीय महत्व की कोई कलात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक कोई भी वस्तु आपके पास है, चाहे वो पुस्तक के रूप में है, पांडुलिपि के रूप में है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी, कुछ भी है, यदि आपने उसको सरकार को, चूँकि वो राष्ट्र के हित की थी तो आपने उसको सरकार को या सरकार की किसी गैलरी को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये भी आपका ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, आपको उस पर लाभ हानि की गणना नहीं करनी है। भले आपने अधिकार का त्याग कर दिया, आपने सरकार को दे दिया, पर चूँकि सरकारी हित में सरकार को दिया है तो इसको हस्तांतरण से मुक्त माना गया है, इस स्थिति में भी आपको लाभ हानि की गणना नहीं करनी है। सेम ऐसे ही अंशों का ऋण पत्रों में या ऋण पत्रों का अंशों में कन्वर्ट किया तो वो भी आपका हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, इनको आप पढ़ के देख लेना, ये बुक में भी हैं, मेरे नोट्स में भी हैं, जिससे पढ़ना कंफर्टेबल लगे उससे आप पढ़ के इसको एक बार ढंग से क्लियर कर लेना। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे इसमें एक और है कि 1 मार्च 1970 से पूर्व यदि आपने भारत में शहरी भूमि का हस्तांतरण किया है, नॉर्मल कोर्स में भारत में शहरी भूमि का हस्तांतरण कर योग्य है, हस्तांतरण है, लेकिन 1 मार्च 1970 से पहले आपने कोई ट्रांसफ़र किया है तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। डिबेंचर्स का अंशों में कन्वर्जन ट्रांसफ़र है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का समता अंशों में कन्वर्जन जो है वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स भी आप ढंग से पढ़ के क्लियर कर लेना और याद रख लेना। अगला पॉइंट होता है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण का वर्ष। शुरू में अपने 3 पॉइंट जरूरी होते हैं, पूंजी संपत्ति हो, उसका हस्तांतरण हो और हस्तांतरण गत वर्ष में हो। ये 3 घटनाएं घटने पर ही हमको यहाँ पर इनकम की गणना करनी है। तो हमको देखेंगे हस्तांतरण का वर्ष कैसे अपन चेक करेंगे। तो नॉर्मल कोर्स में चूंकि अपन जो पढ़ रहे हैं नोट्स, इसके अंदर वो अपन पढ़ रहे हैं 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए, तो जो प्रीवियस ईयर होगा हमारा वो यहाँ पर होगा हमारा 22-23। तो कोई भी हस्तांतरण जो 1 अप्रैल नॉर्मल कोर्स में, सामान्य परिस्थितियों में कोई भी हस्तांतरण यदि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में किया गया है तो फिर वो हस्तांतरण इस साल के लिए कर योग्य होगा, हमको आय की गणना करनी होगी नॉर्मल कोर्स में। लेकिन इसके 3 आपके एक्सेप्शन हैं।
ये एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें हस्तांतरण इस अवधि के बीच में नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये इनकम इसी अवधि मानी, मतलब जिस वर्ष हस्तांतरण घटना घटी है उस साल न के हस्तांतरण किसी और वर्ष में माना जाएगा। कौन सा है? पहला है, यदि बीमित पूंजी संपत्ति नष्ट हो गई है। तो घटना कब घट गई? जब नष्ट हो गई है, उसी वर्ष हो गई। लेकिन हम आय की गणना कब करेंगे? हम पूंजी लाभ की गणना करेंगे जब पैसा हमें वास्तव में प्राप्त हो जाएगा, जब पैसा हमें मिलेगा। नष्ट हो गई तब घटना घट गई थी, लेकिन आय की गणना कब करेंगे? जब पैसा एक्चुअल में अपने हाथ में आ जाएगा। सेम ऐसे ही यदि आपकी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया गया है, तो घटना तो घट गई जब आपका अधिग्रहण कर लिया, लेकिन आय की गणना कब करेंगे? आय की गणना हम उस वर्ष करेंगे जिस वर्ष हमको वास्तव में पैसा उसका हमें प्राप्त हो गया है। और जो तीसरी परिस्थिति है वो है संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन। इसमें भी सेम चीज़ है, जैसे आपने संपत्ति स्टॉक में कन्वर्ट की, आपकी घटना घट गई हस्तांतरण की, लेकिन लाभ की गणना कब करेंगे? हम लाभ की गणना कब करेंगे? जब हमारा स्टॉक वास्तव में बेच दिया जाएगा। तो नॉर्मल कोर्स में कोई भी संपत्ति 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में आपने ट्रांसफ़र की है तो आपको इनकम की गणना करके इस साल दिखानी है। लेकिन 3 परिस्थितियाँ, बीमित संपत्ति का नष्ट होना, पूंजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण और स्टॉक का संपत्ति का स्टॉक में कन्वर्जन, ये 3 स्थितियाँ ऐसी हैं जब घटना किसी और वर्ष में घटेगी, लेकिन आय की गणना तब करेंगे जब पैसा आपको एक्चुअल में आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये 3 विशेष परिस्थितियाँ भी आपको ध्यान रखनी है। सेम ऐसे भूमि भवन की योजना के अंतर्गत यदि कोई वेस्टी और एचयूएफ का समझौता हुआ है तो उसमें भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि भूमि भवन हस्तांतरित की है तो रियल एस्टेट परियोजना विकसित करेगा, तो ऐसी योजना के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मिलने पर ही आपको पूंजी लाभ कर योग्य होगा। मतलब कोई आपने समझौता किया है जिसमें भूमि भवन ट्रांसफ़र की है रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने के लिए, तो इस स्थिति में भी हम कर योग्य कब करेंगे? जब हमको पूर्ण होने का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जब कंप्लीट होगा तब हमको इनकम की गणना करनी है, भले हमने ट्रांसफ़र पहले ही कर दिया हो। और इसमें जो मुद्रांक शुल्क होगा वो हमारा विक्रय प्रतिफल माना जाएगा। वैसे तो यहाँ तक के पॉइंट काफ़ी हो गए हैं, आप लोग उसको पढ़ोगे याद करोगे तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है। तो अभी तो आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ मैं आपको जो जो ध्यान रखना है। पहला, कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति है ये याद रखना है। कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति नहीं है ये याद रखना है। कब हस्तांतरण होगा ये याद रखना है, कब हस्तांतरण नहीं होगा ये याद रखना है, और अवधि की गणना के पॉइंट मैंने आपको बताया ये याद रखने हैं। तो यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं या कौन सी संपत्तियाँ से पूंजी संपत्ति कर मुक्त हैं, इन सब पॉइंट्स को पढ़ के आप क्लियर कीजिए। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछिए। कल की वीडियो में बताऊँगी आपको पूंजी संपत्ति कितने प्रकार की होती हैं और उसमें कौन कौन से विशेष बिंदुओं का हमें ध्यान रखना होता है। आज के लिए इतना ही।